हेलो एवरीवन, दिस साइड सराह एंटरप्रेन्योरशिप। आप सभी का स्वागत है पॉडकास्ट विद सराह के तीसरे एपिसोड में। आज जो हमारी गेस्ट हैं उनके बारे में मैं आपको कुछ खास चीज़ें बताना चाहता हूँ, कुछ अलग चीज़ें। एक्चुअली क्या है, जो भी लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम में ऐड है उनको पता है कि मैं ना कुछ पोस्टें डालता रहता हूँ अवेयरनेस के रिलेटेड। और उनका जो मैं आंसर है 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद देता हूँ। पहले लोग कमेंट्स करते हैं, अपने-अपने विचार देते हैं, फिर मैं 1 हफ्ता या 2 हफ्ते के बाद अपने विचार पेश करता हूँ। अब जो मैंने सोचा होता है पोस्ट डालने के बाद कि ये विचार मैं पेश करूँगा, बट इन कमेंट सेक्शन में एक पर्सन ऐसा होता है, वो विचार पहले ही कमेंट सेक्शन में पेश कर देता है। और काफ़ी मैंने पोस्टें डाली और एक ही पर्सन है इंस्टाग्राम पर जो मैंने नोटिस किया मेरे कमेंट सेक्शन में, जो सही आंसर देता है और मेरे से पहले देता है। जो मैं आंसर देना चाहता हूँ कि इस पोस्ट का 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद मैं आंसर दूँगा, वही आंसर ये पर्सन कमेंट सेक्शन में दे देते हैं। तब से मेरे दिमाग में था कि जब मैं ये पॉडकास्ट सीरीज़ शुरू करूँगा, उनको ज़रूर लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे उनकी कमेंट से ये पता चला कि इनको काफ़ी नॉलेज है। तो जो आज हमारे गेस्ट हैं, उनका नाम है धर्मेंद्र कुमार जी। नमस्कार धर्मेंद्र कुमार जी। सर नमस्कार आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे को इस पॉडकास्ट के लिए चुना, क्योंकि आपने खुद ने मुझे चूज़ किया है, इसकी मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपने आगे चल कर के मेरे को पॉडकास्ट का हिस्सा बनाया है। यस, थैंक यू सो मच। आपका पहले तो स्वागत है। और मैं काफ़ी समय से ये चीज़ सोच रहा था कि जब मैं पॉडकास्ट सीरीज़ शुरू करूँगा, आपका नाम मेरे दिमाग में था कि मैं इनके साथ ज़रूर करूँगा पॉडकास्ट। और पहले अभी हमें ये बताइए आप ऑडियंस को धर्मेंद्र कुमार जी कि आप भारत देश के किस कोने से हैं? और आपको इस इंडस्ट्री के बारे में जी। सबसे पहले किसने बताया? जी सर, मैं नाम धर्मेंद्र कुमार है और मैं राजस्थान के कोटा डिस्ट्रिक्ट के बांगरोद गाँव, एक छोटा-सा गाँव है, वहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। और 2014 के अंदर मेरे चाचा के लड़के ने मुझे इस बिज़नेस के बारे में रूबरू करवाया था। उसके पहले डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है मेरे को नहीं मालूम था, और वहीं से फिर मेरे को डायरेक्ट सेलिंग करने का मन बना है। तो 2014 दिसंबर 2014 को मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पहली बार सुना था। जी। ओके धर्मेंद्र जी, मुझे अभी आगे ये बताइए, जैसे आपने कहा ना कि आपके चाचा के बेटे ने आपको इस बिज़नेस के बारे में बताया। वो कब से ये इंडस्ट्री में थे और आपने कब जॉइन किया इस इंडस्ट्री को? देखो, मैं मेरी जर्नी की अगर मैं बात करूँ तो 2009 से मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। और वैसे मैं पैसे कमाने की बात करूँ तो तीसरी क्लास से मेरे को इच्छा थी कि नहीं, पैसा कमाना चाहिए। तो तीसरी क्लास में मैंने किराने का शॉप चलाया गाँव के अंदर ही। और तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं मैंने किराने का शॉप चलाया। उसके बाद में फिर मैं बाहर पढ़ने के लिए चला गया तो वो शॉप नहीं चलाया। लेकिन 2009 से मैंने फिर अलग-अलग जगह पे काम किया। जैसे कि मैं 2009 में कोटा के अंदर एक किताबों की दुकान है, जिंदल बुक डिपो तलवंडी चौराहे पे, वहाँ पे मैंने काम किया। इसके अलावा मैंने दिनेश मेडिकल पे काम किया। 2011 से लेकर के 2013 तक मैंने एक गवर्नमेंट डॉक्टर है आयुर्वेदिक के, उनके साथ मैंने काम किया प्रैक्टिस करने के लिए। और उसके बाद में फिर मैं 2014 के अंदर कोटा चला गया, तो वहाँ पे मैंने न्यूज़ एजेंसी में काम किया, पेपर डालने का। एक मोबाइल का और एक स्टेशनरी का दुकान था, उस पे काम किया। तो ऐसे लाइफ चलती जा रही थी। 2014 में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जैसे चाचा के लड़के ने बताया, तो इच्छा हुई कि नहीं यार, चीज़ अच्छी है, पैसे कमाने चाहिए, तो क्यों ना इसमें किया जाए। तो जिस दिन मैं डायरेक्ट सेलिंग देखने के लिए गया था पहली बार जिस कंपनी में, तो उस दिन वहाँ पे मोबाइल बंद था, तो उसकी वजह से मेरे को वहाँ दुकान से हटा दिया। अब दुकान से हटा दिया तो पैसे बंद। न्यूज़ एजेंसी में जो मैं साइकिल से पेपर डालता था, तो साइकिल को ले उड़े, बाहर खड़ी थी घर के बाहर। तो साइकिल भी नहीं है, पेपर वालों ने मना कर दिया कि भाई हम तेरे को दोबारा साइकिल देंगे नहीं, साइकिल के पैसे और काट लिए। तो अभी खाने का है, रेंट है, तो ये सब तो देना पड़ेगा ना। तो फिर मैंने किसी जो जिसके साथ मैंने काम शुरू किया था उनको बोला मेरे को कहीं काम लगवाओ। तो उन्होंने एक एक्वा प्योर करके एक आरओ का था, उसमें मेरे को सेल्स के काम में लगवाया। आरओ का था एक, उसमें मेरे को सेल्स के काम में लगाया। तो वहाँ पर मैं नहीं कर पाया उस काम को, क्योंकि वो लोग क्या है कि 500 रुपये अभी दिया और 500 रुपये फिर 8 दिन बाद में। अब मेरी कंडीशन उस समय क्या थी, मेरे पास एक ड्रेस थी, उसी को पहनो, शाम को धो, फिर सुबह उसी पहन के जाओ।
दूसरी चीज़ जो वो 500 रुपये देते थे, वो मेरे को 8 दिन चलाने होते थे। उसी 500 रुपये में मेरे को खाना खाना है, गाड़ी का पेट्रोल भी डलवाना है, तो ये सब सारी चीज़ें चल रही थी। इसके बाद में मैंने एक न्यूज़पेपर में काम किया मार्केटिंग का, 15 दिन वाला था, तो वहाँ पर 2 महीने की सैलरी नहीं मिली। तो जब मेरे जो वहाँ पे जो उस समय जो एम्प्लॉयन थे, हरीश पाल जी, उन्होंने मेरे को बोला, "बेटा तू नौकरी के लिए तो नहीं बना, क्योंकि तेरे साथ जो सिचुएशन हो रही है ना, ये सिचुएशन ऐसी है कि तू नौकरी के लिए नहीं है, ऊपर वाला तेरे को कुछ और करवाना चाहता है। तो तू नौकरी मत कर, कुछ बिज़नेस का देख, तू खुद का बिज़नेस देख, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अभी समझ नहीं है तेरे को, लेकिन तू करना चाहता है। तो अब पहले तू एक सक्षम व्यक्ति बन जा, कुछ थोड़ा-सा फाइनेंशियली थोड़ा कंडीशन अच्छी कर ले, उसके बाद में तू करेगा तो तेरे को अच्छा लगेगा ये।" तो मैं उसी समय वो सब छोड़-छाड़ के मैं जयपुर आया। लेकिन उससे पहले जो 2 लोग थे मेरी ज़िंदगी में, जैसे एक रिंकू प्रजापति जी है और एक हरीश पाल जी है। रिंकू प्रजापति जी ने मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट किया। जब मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, बाइक में, तो कई बार उन्होंने पेट्रोल डलवाया। रेंट देने के पैसे नहीं थे तो रेंट दिया कमरे का। और मेरे को फिर उन्होंने लास्ट टाइम बोला, बोले, "यार ऐसे काम नहीं चलेगा, तुमको कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कब तक मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा।" और उन्होंने फिर मेरे को मार्केटिंग में भी लगवाया, लेकिन पार नहीं पड़ी। हरीश पाल जी ने मेरे को जो गाइड किया डायरेक्ट सेलिंग और प्रोफेशन के बारे में, कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, लाइफ में हमेशा मोटिवेट कैसे रहना है, डिमोटिवेट कब नहीं होना है, वो सब चीज़ें बताए, वो आज काम आ रही है। उसके बाद मैं जयपुर आ गया। जयपुर में मैंने बेडशीट जहाँ पे प्रेस पैकिंग होती है उसमें काम किया। तो फैक्ट्री के अंदर मुहाना मंडी के पास में है, वहाँ पे काम किया। फिर वहाँ से फिर मैं 2100 रुपये में शुरुआत किया था, फिर 2700 रुपये, फिर 3000, 4000, 5000 तक चला गया। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये बैठने वाला नहीं है अपना, दूसरा कुछ चेंज करते हैं। फिर मैं मानसरोवर चला गया। मानसरोवर में मैंने जूस की दुकान पे काम किया, वहाँ नहीं बैठा। फिर उसके बाद में मैंने मानसरोवर में सिलेक्शन शॉपी है एसएफएस में, वहाँ पे मैंने काम किया और वहाँ पे लगभग 7-8 महीने काम किया। तो वहाँ से मैं कंप्यूटर थोड़ा और अच्छा सीख गया। फिर मैं देख रहा था कि कुछ और काम किया जाए। उसके बाद फिर मैंने स्कूल में भी पढ़ाया। मैंने मज़दूरी भी करी, टेंट हाउस पे भी काम किया। मंडी के अंदर मुनीम का भी काम करने के लिए गया, लेकिन वहाँ पे भी नहीं कर पाया। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि जो 3-4 हज़ार, 5 हज़ार में होता क्या है? दूसरी चीज़ है, टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ, खाना हमारे हिसाब से खाओ। फिर दूसरी चीज़ है कि ये काम बिगड़ गया तो उसकी 10 बातें सुनो, दब के काम करो। ये चीज़ें मेरे यहाँ बस की बात नहीं थी। स्कूल का काम करने के बाद में मैं सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे गारमेंट ज़ोन में चला गया। वहाँ पर मैंने काम करना शुरू किया एक अनजाना व्यक्ति बन के, मतलब मेरे को कुछ नहीं आता था। लेकिन वहाँ पर मैंने 3 महीने में सुपरवाइज़र का पद ले लिया, मतलब मैं सुपरवाइज़र बन गया। लेकिन सुपरवाइज़र नॉर्मल आदमी गया था जब तक तो ठीक था। सुपरवाइज़र बनने के बाद में जो मैनेजर का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो गया। और अपन ने कभी इतना प्रेशर झेला नहीं, कोई घर वालों ने कभी इतना प्रेशर नहीं दिया, परिवार वालों ने नहीं दिया, समाज वालों ने नहीं दिया, एकदम से प्रेशर आया और इसको व्यक्ति झेल नहीं पाता है। तो मैंने वो छोड़ दिया, छोड़-छाड़ के फिर मैंने अ, भाई के साथ में, पिताजी के साथ में ढाबा लगाए मंडी के अंदर, और ढाबा लगाया, ढाबा चला रहे थे हम। उसी समय मैंने दोबारा से मेरे को डायरेक्ट सेलिंग मिली। डायरेक्ट सेलिंग मिलने के बाद में मैंने उसको धीरे-धीरे करने की शुरुआत करी। शुरुआत में मैं पार्ट टाइम कर रहा था और अनबने मन से कर रहा था, मतलब ऐसा मन नहीं था मेरा करने का कि करूँ, तो इतना तेज़ी से भी नहीं हो पा रहा था। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि जिसने मेरे को जॉइन कराया था, उसने मेरे से पैसा लिया और बाद में पैसा नहीं दिया मेरे को। तो मतलब आज तक भी नहीं दिया उसने। तो मेरे को वो चीज़ अग रही कि यार नहीं, गलत लाइन में आ गए, यहाँ पे तो ऐसे फ्रॉड होता है, चीटिंग होती है, नहीं डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरे को 2014 में जो हरीश पाल जी ने जो बात बताई वो मेरे को याद आई कि पहले जो भी चीज़ करे ना उसके बारे में एक बार देख लेना, समझ लेना, उसके बाद डिसीज़न लेना। तो मैंने उनको फ़ोन लगा दिया सीधा। मैं, सर ऐसी-ऐसी घटना हुई मेरे साथ। बोले, तूने रूल तोड़ दिया, एथिक्स तोड़ दिए भाई, ऐसे थोड़ी ना चलता है। एथिक्स क्या है, रूल क्या है? पैसे का लेन-देन नहीं करना चाहिए, काहे को किया? अपलाइन को पैसे क्यों दिए? मैं, सर वो थोड़ा-सा मैं आ गया था अ, एक भ्रम में आ गया था, इमोशन जिसको बोलते हैं, उसमें आ गया था, मैंने दे दिया। बोले, तो वो भुगतना पड़ेगा तेरे को, नहीं तो भूल जा। ठीक है। और उस समय फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगा तो जो ढाबा था वो बंद हो गया। जो पैसे सेविंग के थे वो सारे ख़त्म हो गए। तो वो भी नहीं हो पाया। उसी समय मेरी लॉकडाउन में शादी हो गई। अब जब शादी होती है तो खर्चे तो बढ़ते हैं ना, जो सेविंग था वो सब सारा खर्च हो गया उसमें। जब शादी होती है और जब एक लड़की
अपने परिवार को छोड़ के जब पति के साथ रहती है, तो वो आशा किससे करती है? वो खुद अपने पति से करेगी। अब उस समय माँ-बाप ने भी मना कर दिया कि भई हमारे पास भी पैसा नहीं है, दूसरी चीज़ है हमारे पास जितना पैसा हम तेरा सपोर्ट नहीं कर सकते, तेरे को खुद देखना पड़ेगा। अब इतने पैसे है नहीं, तो एक दिन क्या हुआ ऐसे बैठे-बैठे विचार कर रहा था कि क्या करे, क्या करे, क्या करे? कहीं से पैसा आ नहीं रहा, यूट्यूब का कुछ पैसा आया था तो उससे 2 महीने का खर्चा चल गया। अब बाद में तो जेब में ₹500 थे, वो ₹500 लेकर के और मैं निकल गया ससुराल। और जब मैं गया तो शाम को मेरे दोस्त का फ़ोन आया, हेमंत पाल जी का जो बेरोड से है। तो उन्होंने बोला कि यार धर्मेंद्र भाई कर क्या रहा है? मैं बोला यार ऐसे कुछ नहीं कर रहा है और अभी काम-धाम कुछ है नहीं, बहुत थोड़ा हालत ख़राब चल रहा है, तो क्या करूँ मैं? तो बोले यार तू एक काम कर, मेरे पास में आ जा, मैं ये काम कर रहा हूँ अभी और तू मेरे ऑफ़िस में आके कुछ यूट्यूब के वीडियो बना दे, तेरे को आता है। तो मैं चला गया। जो ₹500 थे, तो मैंने ससुर जी को बोला कि थोड़ा-सा पैसा दे दो आप मेरे को, मैं थोड़ा काम के हिसाब से जा रहा हूँ। उन्होंने पैसा दिया मेरे को ₹1000 और ₹1500 लेकर के मैं चला गया। 10-15 दिन वहाँ पे काम किया। एक जिम वाले थे उनके यहाँ मैं रुका, उनका खाना-वाना बनाता था और वो मेरे को वहाँ रुकने के लिए जगह देते थे। मैंने ऑफ़िस में काम किया। फिर मिसेज़ ने बोला कि नहीं मैं अकेली नहीं रह सकती, पीछे से रोने लग गई। फिर मैं उसको लेके चला गया। अब उसको लेके गए, तो अब जिम वाले के पास नहीं रह सकते क्योंकि मैं अकेला था तो रह सकता था। तो फिर अलग से रूम लिया। तो अलग रूम लेते तो हमारे पास सामान नहीं है, एक छोटा-सा बैग लेके गए थे, उसमें 2 जोड़ी कपड़े मैडम के, 2 जोड़ी मेरे, 4 बर्तन। तो फिर वो जो जिस भाई ने मेरे को बुलाया था, उसने अरेंज करवाए। फिर वो बोला यार ऐसे पार नहीं पड़ेगी, तुम एक काम करो मेरे घर पे रहो। तो उसके घर पे जाके रहे। उन्होंने जो पुराना मकान था उनका वहाँ पे मेरे को रहने की जगह दी। कुछ सामान दिया, हमने खाना-वाना बना के खाना शुरू किया और उसके ऑफ़िस में काम किया मैंने 6 महीने तक। 6 महीने उसने मेरे को ₹5000 का सपोर्ट किया, रहने-खाने का सपोर्ट किया पूरा। और उस 6 महीने के समय में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को जॉइन कर चुका था और उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मैंने यूट्यूब से प्रमोशन शुरू किया। यूट्यूब से प्रमोशन शुरू किया सोशल मीडिया से और उसमें मेरा एक वीडियो था जो अच्छा वायरल हो गया और उससे मेरे को लीड मिली, तो कुछ पैसा आने लग गया, बनने लग गया। 20-30 हज़ार रुपये मेरा महीने का आने लगा वहाँ पे। तो फिर मैंने 6 महीने हो गए थे तो उन्होंने बोला ठीक है अब मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आपको मैंने जितना करना था उतना कर दिया। मैंने उनको धन्यवाद बोला। उसी समय मेरे साथ एक घटना हुई, एक मनोज शर्मा जी है जो हेमंत पाल जी के दोस्त थे, वो ऑफ़िस में आते थे। उन्होंने मेरे अंदर पता नहीं क्या देखा, तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई तू मेरे को अच्छा आदमी लगता है, मेहनती आदमी, गरीब ज़रूर है लेकिन मेहनती आदमी है और तू ईमानदारी से काम करता रहे तो एक दिन ज़रूर सफल होगा। तो मैं आज उनको अगर देखता हूँ तो कि यार भगवान ने कोई इंसान मेरे सामने भेजा है, भगवान के रूप में मैं मानता हूँ उनको कि उन्होंने मेरे को एक मतलब जोश दिया, प्रेरणा दी कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ और मैंने उस दिन से काम करना शुरू किया। लगातार मेहनत करता रहता हूँ, हर दिन फील्ड में रहता हूँ और ईमानदारी से काम करता हूँ। मैं कभी किसी का बुरा चाहता नहीं हूँ। तो इस तरीके से सब चीज़ें चलती रही। फिर मैं जयपुर आ गया, जयपुर आकर के बिज़नेस को करता गया। मेरे को अभी 5 साल से ज़्यादा बिज़नेस में हो गया है रेगुलरली और शुरुआत के 2 साल मेरे को ये पता नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग में एक्चुअल में करना क्या होता है। ये तो अब जाके पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग में टीम भी बनानी होती है, ये सब चीज़ें करनी होती है, टीम को मैनेज भी करना होता है। शुरुआत के 2 साल में जो टीम बनाई वो टूट गई। जो बना था जो टूट जाता, मेरे से रुष्ट हो जाता, फ़ोन नहीं उठाता, कई सारी तकलीफ़ें आई। फिर मैं देखा यार चक्कर क्या है? टीम बनाई टूट गई, फ़ोन नहीं उठाते, फिर टीम बनाई टूट गई, फ़ोन नहीं उठाते। तो समझ में आया कि भाई मैं तो बेसिक तो करता ही नहीं हूँ। जॉइन करा दिया उसके बाद क्या काम करता हूँ? उसके साथ फील्ड में नहीं जाता, उसका लिस्ट नहीं बनाता, ड्रीम लिस्ट नहीं बनाता, वो क्यों आया उसका पता नहीं है, प्लान दिखाता नहीं, उसको सिखाता नहीं, फॉलोअप करवाता नहीं, एफआईएम करवाई नहीं, उसको ट्रेनिंग मीटिंग में बिठाया नहीं, तो वो क्यों रुकेगा मेरे साथ में? तो वो खिसक लेता, निकल जाता वो मेरे को छोड़ करके। फिर मेरे को जब समझ में आया कि नहीं नहीं बेसिक तो करना पड़ेगा, मेरे को सीखना पड़ेगा, लोगों के साथ जा कर के फील्ड में काम करना पड़ेगा और मैंने जा कर के फिर फील्ड में काम करना शुरू किया और आज बहुत अच्छा टीम भी काम कर रही है और टीम भी बनती जा रही है। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि दिक्कतें कुछ भी आए लेकिन कभी रुकना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना। आपको लोग रोकेंगे, परिवार वाले भी, समाज वाले भी और मार्केट में जितने भी लोग हैं रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ भी दिक्कतें आए। इस बीच में जो जर्नी मैंने बताया नहीं है, 2014-15 के अंदर मेरी कंडीशन ऐसी थी
मतलब घर वालों ने, घर से ऐसी कंडीशन नहीं है मेरी, लेकिन घर वालों ने मदद करने के लिए मना कर दिया कि भाई तू देख, तेरा काम देख। तो उस समय ये कंडीशन थी कि 9 दिन तक मैं भूखा था, किसी से, साथी से नाश्ता मांग लिया, कुछ मांग लिया, ऐसे करके मैंने जुगाड़ चलाया। नवरात्रे का टाइम था तो भंडारे लगते थे, तो वहाँ जाके कभी खाना खाया। और 3 महीने तक लगातार, क्योंकि उसी समय मेरे की सैलरी रोक ली, पेमेंट नहीं दिया। तो 3 महीने ऐसी कंडीशन गुजरी मेरी, जिसमें मैंने एक टाइम खाना खाया। मैंने जो रूम लिया था, उस रूम का भाड़ा नहीं दे पाया, तो मेरा जो सामान था उसने ज़ब्त कर लिया मकान मालिक ने। दूसरा मकान लिया, वहाँ का मैं भाड़ा नहीं दे पाया, तो वहाँ पे भी मैंने किसी से एडजस्ट करके उसका भाड़ा दिया। फिर मकान नहीं था तो मैं क्या करता था, बाइक थी मेरे पास में, एक बैग था और मैं खुद था। तो मैं बाइक को क्या करता था, स्टेशन पे पार्किंग करता था 5 रुपये में, 5 रुपये का टिकट लेता था प्लेटफॉर्म का और जाके सो जाता था। ऐसे करके मैंने ज़िंदगी को थोड़ा सा निकाला। उसके बाद में एक दोस्त मिला मेरे को, उसके साथ फिर मैं 2-3 महीने तक निकाला। उसको बोला भाई देख, परेशानी में हूँ, तेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। 3-4 महीने उसने मेरे को मतलब वहाँ पे अपने साथ रहने दिया, उस दोस्त का भी शुक्रगुजार। और उसने रूम दिया मेरे को, खाने पीने के लिए सपोर्ट किया। और उसके बाद में धीरे 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 चीज़ें बदलती गई और आज तो खैर क्या है, अच्छी कंडीशन हो गई है। तो थैंक्स करना चाहूँगा जिन लोगों ने भी मेरे को सपोर्ट किया है। और मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि टूटना कभी नहीं है, दिक्कतें तो आएगी और मेरी जैसी भी आ सकती है, मेरे से कम भी आ सकती है। हर आदमी की परेशानी अलग अलग हो सकती है सिचुएशन के हिसाब से। डायरेक्ट सेलिंग धीरे धीरे करते करते फील्ड में काम किया, बहुत सारी समस्याएं, टीम बनी फिर टूटी, सीनियर लोगों ने नेगेटिव किया, सीनियर लोगों ने साथ छोड़ दिया। तो एक चीज़ समझ में आया कि कौन से सीनियर के साथ में काम करना है, क्या चीज़ें देखनी है। कुछ सीनियर लोगों ने फाइनेंशियली जो मतलब पैसा ले लिया वो दिया नहीं, मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ ऑनलाइन के माध्यम से, लेकिन ये चीज़ें होती है तो बड़ा दुख होता है सर कि कोई भी सीनियर हमारी ज़िंदगी में आता है और वो हमको ये बिजनेस दिखाता है और वो फिर हमारे पैसे लेकर के वो रिटर्न नहीं करता है और हम बुरी स्थिति में फंस जाते हैं। तो मैंने एक चीज़ समझी कि कभी भी इस एथिक्स को अगर हम तोड़ेंगे, कि एथिक्स क्या है कि आप पैसे का लेन देन कभी ना करें, चाहे वो आपकी डाउन लाइन मतलब लाइफ लाइन हो या आपका अप लाइन हो। तो ये चीज़ें हमारे ज़िंदगी में घटित होती चली गई। टीम टूटने का कारण समझ में आया कि मैं टीम को ज्वाइन कराने के बाद में उनको हैंडल नहीं कर पाया। मेरे को ये समझ में नहीं आया कि टीम बनाने के बाद में इसको रोकना कैसे। और वो कब समझ में आया, जब टीम छोड़ के चली गई तो मैंने देखा कि मैं बेसिक से दूर चला गया। बेसिक क्या था, ज्वाइन कराने के बाद में हमें उसका फॉलो करना होता है। फॉलो कराने के बाद में उसका जो बेसिक होता है, ड्रीम लिस्ट ये सब कंप्लीट करवा के उसके साथ फील्ड में जा कर के उसका जो है बिजनेस आगे बढ़ाना होता है। उसकी सीनियर के साथ में, जो हमारा एक्टिव सीनियर है, उसके साथ जा कर के हमको एफआईएम करना होता है। ये सब चीज़ों से मैं दूर चला गया था और इसकी वजह से जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे थे, मतलब जुड़ रहे थे और पीछे देख रहा था, तो टीम खाली होती जा रही थी। तो ये गलतियां छोटी छोटी मैंने करी है। और जब ये गलतियां मेरे पकड़ में आई, कब, जब चोट पहुंची, जब ठोकर लगी। वो कहते हैं ना, जब तक आप कुछ गलती करते नहीं है, जब तक आप नया कुछ सीखते नहीं है, तो ये दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है। तो ये चीज़ें चलती गई और 2 साल यानी कि 2018-19 मैंने स्टार्ट किया था और 2021-22, 2018-19 मेरा ऐसा था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, पार्ट टाइम कर रहे थे। वो कहते हैं ना कि एक अपलाइन पोस्ट करता रहता है कि नहीं भाई करो करो करो, लेकिन धीरे धीरे करते गए। फिर अपलाइन को समझ में आया कि थोड़ा गट्स है इनके अंदर और इनको आगे बढ़ाना चाहिए। फिर 2021-22 में मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग को समझना शुरू किया। आप देखिए, देखो नया व्यक्ति आता है तो क्या करता है, वो आते ही चांस मारता है कि मैं करोड़पति बन जाऊं या मेरे पैसे आने लग जाए। नहीं, मेरे को 2 साल तक तो यही समझ में नहीं आया कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। और 18-19 में समझ में नहीं आया, ठीक है। 21-22 में वीडियो वायरल हो गया, उससे मेरे को लीड मिलने लग गई। तो वहां पे भी मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग को थोड़ा ऐसे हल्के में लिया, क्योंकि जब तक हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मेहनत नहीं करते, हमको परेशानी नहीं आती, रिजेक्शन नहीं आता, चैलेंज नहीं आता, जब तक हम कोई चीज़ सीखना ही नहीं चाहते, सीखते नहीं। क्योंकि हमको कोई भी चीज़ है ना, जल्दी मिल गई, तुरंत मिल गई। अगर कोई बेटा है और उसके पिताजी के पास में अच्छा पैसा है और उसने कभी गरीबी नहीं देखी, तो उसको गरीबी का एहसास ही नहीं होता।
कोई भी व्यक्ति है वो डायरेक्ट सेलिंग में आया और उसको तुरंत लीड मिलना शुरू हो गई, उसकी टीम में ऐसे लोग आ गए कि उसकी टीम को बढ़ा के लेके चले गए, तो उसको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि उसको एक्चुअल में करना क्या है, उसको इस टीम को लीड कैसे करना है, इस टीम को रोके कैसे करना है, रिलेशनशिप बिल्ड कैसे करना है। अगर कल को ये व्यक्ति जो काम कर रहे हैं अगर ये छोड़ जाएंगे तो वो जीरो हो जाते हैं, और वही मेरे साथ हुआ। तो जब ये दोबारा मेरे साथ हुआ, एक बार हो गया, दोबारा हुआ, तब फिर मैंने इसको विचार किया और मैंने 3 महीने तक लगातार 3 महीने तक काम नहीं किया, और 3 महीने तक लगातार वीडियो देखे, बुक्स पढ़ी, और मैंने देखा मैं गलती क्या कर रहा था। तो वहाँ पर निकल के आया बेसिक से दूर है, और जब आप बेसिक से दूर होते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में पैसे कमाना तो आपके लिए टेढ़ी खीर है। तो धीरे धीरे समस्याओं का मैं ऐसा कहूँगा कि स्टोरी बहुत बड़ी है, अगर मैं बताने लगूंगा तो 2 घंटे 3 घंटे निकल जाएंगे। मतलब ये समझो कि माइनस से मैं ऊपर आया हूँ। ये समझिए कि मैं 9 दिन तक मैं भूखा रहा हूँ सर, मैंने खाना नहीं खाया, और 3 महीने मेरे ऐसे निकले जिसमें मैंने एक टाइम खाना खा के ज़िंदगी गुजारी है। मेरे पास में एक शर्ट एक पैंट हुआ करती थी, है ना, और वो सुबह मैं काम करने जाता था, रात को आकर के उसको धोता, सुखा देता पंखे के अंदर, सुबह उसी शर्ट पैंट को पहन के जाता। रूम के देने के पैसे नहीं थे किराए के, तो आज भी मतलब मेरा जो गैस सिलेंडर है वो आज भी मकान मालिक के पास ही गिरवी है, वो पेमेंट ही नहीं कर पाया, ऐसी सिचुएशन आई। इसके अलावा जैसे रूम का भाड़ा नहीं दे पाया तो मैं क्या करता था, उस समय 5 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट मिलता था और 5 रुपए बाइक का वो रहता था पार्किंग का। तो मैं क्या करता था, स्टेशन पे जाता, 5 रुपए में बाइक को पार्किंग करता 24 घंटे के लिए, 5 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट लेता और स्टेशन पे जाके सो जाता। ये कंडीशन भी मैंने देखी। दूसरी चीज़ क्या है कि जहाँ पे भी मैंने काम किया है मेरे साथ चोट बहुत हुई है, और शायद मैं ये मानता हूँ कि मेरे साथ सही हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर वाला ये चाहता था कि तू जॉब के लिए नहीं बना है, तू बिजनेस के लिए बना है, तेरे को बिजनेस करना चाहिए। जैसे मैंने एक्वा प्योर आरओ का काम किया तो वहाँ पर मेरे को पेमेंट नहीं दिया। फिर मैंने एक सूरजमल टाइम्स करके एक अखबार है, वहाँ पे मार्केटिंग का काम किया, 2 महीने काम किया, 2 महीने का पेमेंट नहीं दिया। इसके अलावा मैंने मेडिकल का काम किया, जो भी कंप्यूटर का काम किया, तो वहाँ पर मेरे को किसी न किसी रीजन से आप हटा दिया गया। तो मैं उस टाइम पे तो बुरा लगा क्योंकि पैसा था नहीं, लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि मेरे साथ अच्छा हुआ, क्योंकि अगर वो नहीं हटाते तो आज मैं जॉब कर रहा होता, 4-5-7 हज़ार 8 हज़ार रुपये की जॉब अगर करता तो आज मेरी लाइफ में क्या होता, वही होता जो सबकी लाइफ में होता है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर जो हमारे साथ करता है सर, वो अच्छा करता है, हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए, कभी भी उस चीज़ को बुरा नहीं लेना चाहिए। तो सिचुएशन हमेशा खराब रही है और इसी ने मेरे को अप्रिशिएट किया है काम करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में, और कहीं ना कहीं इसी ने मेरे को जिंदा रखा है सर। यस सर, तो जर्नी मेरा ऐसा है। नहीं, ग्रेट है यार आपकी स्ट्रगल स्टोरी। मतलब पता है, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप ही की तरह और भी ऐसे लोग होंगे, जैसे आपने कहा ना कि आपने बहुत अलग अलग जॉब्स की, तब आपके माइंड में क्या चलता था? मैं क्वेश्चन पूछ लूँ, दूसरा क्वेश्चन आप इकट्ठा जवाब देना उसका। पहला आपके माइंड में तब क्या चलता था कि यार इधर से एक जॉब बदल रहे हैं, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है ना? और इन्हीं पॉइंट्स में अगर कोई बंदा इस तरह की इतनी इतनी जॉब्स करता है ना, बदल रहा है, तो बंदा के दिमाग में और आता ही नहीं है। तो आपके दिमाग में ऐसी क्या चीज थी कि आप ललक थी आपके दिमाग में कि आपको करना है कुछ? तब भी उस सिचुएशन में ना सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। धर्मेंद्र जी, आप समझ रहे हो ना मेरी बात? उस सिचुएशन में जहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है ना, वहां पर सोचना बहुत मुश्किल होता है कि बड़े ड्रीम कैसे लें। तो इन दोनों सिचुएशन के बारे में आप बताओ, आपके दिमाग में क्या चलता था और वो क्या चीज थी जिसने आपको कहा कि नहीं, अभी मुझे कुछ बड़ा करना है, उस सिचुएशन में भी? देख हाँ, देखो मेरे दिमाग में क्या चलता था कि उस समय के अंदर, देखो मेरे दिमाग में क्या चलता था कि जब मैं जॉब कर रहा था उसी समय फादर ने मेरे को बोला कि भाई मैंने तेरे को पढ़ाने में बहुत अच्छी हेल्प करी है, तेरे को अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाया है, और जैसे मेरे से जो बन पा रहा था वो मैंने किया है। और मैं फादर साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे स्कूल में और बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाया। और मैं एजुकेशन की बात करूँ तो 8वीं क्लास तक मैं क्लास में फर्स्ट आया, मैं कभी भी सेकंड डिवीज़न नहीं रहा। तो पढ़ने में भी अच्छा था। तो फादर साहब का ये था कि मेरे बच्चे को मैं अच्छी से अच्छी कंडीशन में देखूं, क्योंकि जो चीज़ वो नहीं कर पाए कम से कम मेरा बेटा तो करे। और जब मैं ये जॉब कर रहा था बदल बदल के, तो मेरे दिमाग में यही चलता था,
मेरे को ये दबाव वाला काम है ना, ये पसंद नहीं था। जो बॉस जो उँगली पे नचाता है ना कि वो 4000 रुपये दे रहा है, वो मेरे को 6 बजे बुला रहा है, 7 बजे बुला रहा है। फिर मैं कोई काम अगर गलत कर रहा हूँ तो मेरे को ताना मार रहा है, मेरे को दुक्का रहा है, मेरे को वो 1:30 बजे खाना खाना है, भूख लग रही है, वो कह रहा है नहीं तेरे को 2:30 बजे खाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें मेरे मन में दिमाग में चलती रहती थी और मैं कोई भी जॉब करता था, तो मैं 10 दिन में ही वो सोच लेता था कि मेरे को यहाँ जॉब नहीं करना, मेरे को कोई दूसरी जगह ट्राई करना चाहिए। और जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैंने 2014 के अंदर समझा और मुझे हरीश पाल जी मिले और उन्होंने एक रात बैठ कर के मेरे को समझाया कि भाई तू ये जो जॉब कर रहा है ना, ये तेरे लिए नहीं बनी है। हाँ, तू अभी कर कर सकता है लेकिन ये तेरे लिए नहीं है, तेरे को कुछ और ही करना पड़ेगा, तेरे भाग्य में ये जॉब नहीं है। तो आप देख ले 10 साल कर ले, 20 साल कर ले लेकिन तू जॉब नहीं कर सकता। तो जब बार-बार मैं बदल रहा था, तो मैं हमेशा यही चीज़ ढूँढ रहा था कि मेरे को ज़्यादा पैसे कहाँ से मिलेंगे और आराम से कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि मैं तनाव लेकर के पैसे कमाने वाला काम कभी नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि मेरे माँ-बाप ने मुझे अच्छे से पाला है, ठीक है ना? और अच्छे से पालने के बाद में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, सारी चीज़ें दी और जो चीज़ें मैं माँगता था, भले इतनी हैसियत नहीं है पिताजी की, लेकिन वो ला कर के देते थे मेरे को। जैसे मैंने कंप्यूटर की डिमांड करी कि प पिताजी मेरे को कंप्यूटर चाहिए, तो उन्होंने जैसे-तैसे जुगाड़ करके मेरे को कंप्यूटर दिलवाया। मैंने उनको बोला, "पापा जी बाइक चाहिए।" तो माताजी के गहने गिरवी रख के उन्होंने बाइक दिलवाई मेरे को। तो मैं ये समझता था कि पिताजी मेरे लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन शायद मैं ये चीज़ें नहीं चुका पाऊँगा। तो मैं कुछ ना कुछ जॉब ट्राई करता रहता था हमेशा और लास्ट जो मैंने जॉब करी वो सुपरवाइज़र की जॉब थी सीतापुरा जयपुर के अंदर और उसमें मैं एज़ ए अनट्रेन्ड गया था, लेकिन 3 महीने में मैं सुपरवाइज़र बन गया था और वहाँ पे भी मैंने 6 महीने जॉब किया और सीनियर जो मैनेजर थे वो अच्छे नहीं थे या यूँ कहें कि उनकी बातें मेरे को अखरती थी, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दिया। फिर खुद का ढाबा चलाना शुरू किया और ढाबा चलाते-चलाते फिर मेरे को दोबारा से डायरेक्ट सेलिंग मिला और जब डायरेक्ट सेलिंग मिला, तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में देख तो लिया था, समझ लिया था, तो फिर करने का मन बनाया कि दोबारा करते हैं इसके बारे में। तो जॉब जो बदलने का कारण था, वो था कि मेरे को दबाव में रह कर के काम नहीं करना था। मेरे को फ्री माइंड काम करना था। ना मेरे को किसी का बॉस बनना है, ना मैं किसी बॉस के साथ काम करना पसंद करता हूँ। और ये हो सकता है कि किसी को आज ये लगे कि नहीं ये तो डायरेक्ट सेलिंग में अभी आप काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं, ये हकीकत है। मैं जहाँ-जहाँ भी काम किया हूँ, वहाँ-वहाँ का मैं नाम बताता हूँ, आपको जाके पूछ लो मेरे बारे में कि मैं कैसा हूँ। मैं ज़्यादा 6 महीने से ज़्यादा कहीं भी काम नहीं कर पाया, इसी कंडीशन की वजह से। आप सभी को भी समझ आ गया होगा धर्मेंद्र जी की जब आप कंडीशन देखोगे ना बैकग्राउंड में जो कंडीशन है, उससे आपको ये समझ आ गया होगा कि आप तो कर ही सकते हो इस बिज़नेस को। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है धर्मेंद्र जी जैसे आप जिस बैकग्राउंड से आप आए हो ना, इतनी आपने की है, ये कंडीशन चलो है बाहर में बहुत सारे लोगों की है, बट इतनी भी नहीं है जिस हिसाब से आप बता रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि सभी लोग कर सकते हैं। जब मैं कभी बात करता हूँ ना, तो वो कहने शुरू कर देते हैं मेरी सुबह 7 बजे को जॉब है जी, शाम को 7 बजे मैं घर आता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। मतलब अगर जॉब पर जाकर खाना खाना तो नहीं भूलते ना, शाम को खाना तो खाते हैं ना। सब कुछ करते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, गप्पे मारते हैं फैमिली के साथ, वो घंटा निकालने के लिए टाइम नहीं है। कारण मुझे लगता है वही है कि जैसे आपने कहा ना कि आपके अंदर ड्रीम था कि नहीं मुझे वो नहीं करना, मुझे बॉस नहीं चाहिए। लोगों को जब ये चीज़ क्लियर हो जाए ना, फिर रात को वो 12 बजे भी कर लेंगे। तो धर्मेंद्र जी का ये पॉडकास्ट आप पूरा देखते रहें और आगे भी शेयर करते रहें, क्योंकि ये चीज़ बाकी लोगों के बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से ये उठकर आ रहे हैं, तो वहाँ से उठकर डायरेक्ट सेलिंग करना बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसा क्यों लगता है धर्मेंद्र जी, जिनके घर में खाना खाने के लिए भी दिक्कत है ना, पहले वो उसी के बारे में सोचता है, दूसरा वो सोच ही नहीं पाता कि पहले खाना तो आ जाए ना नहीं घर में। मैं जी, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा रोकना चाहूँगा आपको। एक्चुअली मेरे घर में ये दिक्कत नहीं थी, है ना? घर में ठीक-ठाक है, आज भी हम 2 टाइम का यहाँ अच्छा है। मेरे पिताजी पहले लोगों को सपोर्ट करते थे फाइनेंशियली, लेकिन क्या हुआ हमारे जो दुकान था वो बंद हो गया था। इसके अलावा फिर पिताजी ने जो ज़मीन है, वो क्या बोलते हैं उसको साल के हिसाब से करना शुरू किया, तो उस समय ओले गिर गए थे, तो काफ़ी सारा नुकसान हुआ था और वहाँ से फिर हमें थोड़ा कंडीशन ख़राब होती चली गई। और मेरा जो ये कंडीशन मैंने बताया कि मैं 9-9 दिन तक भूखा रहा, एक टाइम मैंने खाना खाया, ये कंडीशन मेरी घर से नहीं थी। एक्चुअल में पिताजी ने ये बोला कि भाई तू देख, तेरा काम जाने तू जाने। फाइनेंशियली मैं कोई सपोर्ट अब नहीं तेरे को नहीं कर सकता, तेरे को आगे काम करना है, कैसे करना है ये तेरे को देखना है।
बिल्कुल, बिल्कुल। मैं वही बता रहा हूँ, वो कंडीशन भी जब किसी पर आ गई ना आपकी जैसी, वो घबरा जाएँगे। तो वहाँ पर भी अगर आपके जैसे पिताजी ने कहा, मैं वही कह रहा हूँ कि जब आपके पिताजी ने कहा कि आप अपना खुद करो, वहाँ पर भी बंदा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं सोचेगा। वो यही सोचेगा कि मैं जॉब वगैरह पकड़ लूँ, मेरे को कि एक बार खाना आना शुरू हो जाए, चाहे मुझे अपने लेवल पर करना है इस चीज़ को। ग्रेट, ग्रेट जी। धर्मेंद्र जी, ये चीज़ ऑडियंस सुनेगी और पक्का वो मोटिवेट होगी इन फ्यूचर। और ये देखते रहेंगे, मुझे पता, मैं पहले ही बताता हूँ कि ये लाखों में देखे जाएँगे एक दिन, ये पॉडकास्ट, मिलियंस में देखा जाएगा। ओके जी। थैंक यू। और मुझे अभी जैसे आपके लास्ट एक क्वेश्चन मैं आपसे एक और करता हूँ कि आपके पेरेंट्स क्या करते थे? शुरू से पेरेंट्स कर क्या रहे हैं आपके काम? हाँ, मेरे पेरेंट्स एक्चुअल में जब मैं देखता था, तो मेरे पेरेंट्स शुरू से ही कचौरी समोसा की दुकान चलाते थे हमारे गाँव के पास में ही। वहाँ कचौरी समोसा के दुकान चलाते थे और मेरे पिताजी को आज भी कचौरी समोसा वाले का नाम से ही जानते हैं वहाँ पे। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है। तो जब मैंने होश सँभाला, तो मैं तो हमेशा से देखता था कि कचौरी समोसा की दुकान चलाते थे और वो कचौरी समोसा की दुकान एक्चुअली जब बंद हुई, तब से हमारे को फिर दिक्कतें का सामना हमको करना पड़ा। और आज भी हमारे जो मेरे मतलब मेरे पिताजी हैं, आज भी वो हलवाई का ही काम करते हैं। मेरा जो छोटा भाई है, मझला भाई है, वो भी हलवाई का ही काम करता है और छोटा भाई है, वो भी हलवाई का ही काम करता है। मतलब हमारे हमारी फैमिली में लगभग सब हलवाई का ही काम करते हैं, खाना बनाने का, रसोई वगैरह का। मेरे जीजाजी या मेरे मौसी का लड़का, ये सब लगभग हलवाई का ही काम करते हैं, मैं नहीं करता। अच्छा, नहीं, नहीं, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। नहीं, जो भी आपने सिचुएशन बताई, चाहे चाहे आपने बताई कि फाइनेंशियल कंडीशन चलो ठीक थी आपके पेरेंट्स की, है ना? बट आपको बाद में ऐसा किया उन्होंने, है ना? कहा। इस सिचुएशन में धर्मेंद्र जी, यकीन मानिए 100 में से 97 लोग काम नहीं करेंगे वेबसाइटिंग का। कुछ ये तो ही है। 1 या 2 या 3 लोग हैं जिनके सपने बड़े हैं। वो जैसे आपने बात की ना, भगवान ही डालता है। भगवान ही हेल्प करता है। वो देखता है यार इतनी मेहनत कर रहा है, कुछ ना कुछ इसको देना चाहिए। बिल्कुल जी। अभी मैं ये बताइए, जैसे सही है। अभी हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। जैसे आज हम देखें कि कोई लड़का या लड़की 18 साल का हो गया है, जब हो गई है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए, मान लेते हैं कि करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग, तो क्यों करना चाहिए? हुँ। ये अच्छा सवाल पूछा आपने। देखो, जब 18 साल की एज होती है, तो लगभग-लगभग सभी स्टूडेंट, लड़का हो या लड़की, 12वीं पास आउट हो जाते हैं। और जब 12वीं पास करते हैं, तो उनके सामने करियर को चुनने के लिए एक ऑप्शन होता है कि वो किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट बनना चाहते हैं या कोई बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। तो 12वीं के बाद ही उनको ऑप्शन मिलता है ये सब करने का। 12वीं तक तो वो एक इस भ्रम में रहते हैं कि हाँ ठीक है, 12वीं पास एक बार कर लेते हैं अपन। तो 12वीं के बाद में उनके पास में करियर को चुनने का एक ऑप्शन रहता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग एक एज एक प्रोफ़ेशन है। जैसे आप एक डॉक्टर प्रोफ़ेशन चुनते हैं, एडवोकेट चाहिए, जो भी प्रोफ़ेशन चुनते हैं, ऐसे डायरेक्ट सेलिंग भी एक प्रोफ़ेशन है। तो डायरेक्ट सेलिंग को अगर आप एक उस समय चुनते हैं, तो आपके सामने देखो क्या है, एक तो आपको समय की आज़ादी यहाँ से मिलती है। तो आप कभी भी इस बिज़नेस को आप कर सकते हैं, तो आप पढ़ाई के साथ-साथ इसको कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके अंदर जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसका ज़िम्मेदारियों का वज़न नहीं होता है। लेकिन जब आप एक 25 साल, 30 साल के हो जाते हैं और आपकी शादी हो जाए, फिर बच्चे हो जाए, तो ज़िम्मेदारियाँ आ जाती है, उनके खर्चे हो जाते हैं, तो फिर काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि फिर आपको जॉब भी करनी पड़ेगी, है ना? क्योंकि घर का खर्चा चलाना है। ये 18 साल की उम्र ऐसी होती है कि इसमें आपकी सारी ज़िम्मेदारी का खर्च माँ-बाप उठाते हैं, है ना? और उस समय अगर हम इस डायरेक्ट सेलिंग को चुनते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे लिए एक सुनहरा अवसर होगा कि हम इसको सिंगल माइंड हम इसको दे सकते हैं। क्योंकि जब ये 18 साल का समय होता है, तो स्टूडेंट का फ़ोकस एक चीज़ पे अगर वो अड़ जाए, तो वो चीज़ वो कर डालता है। उसको इधर-उधर की चीज़ें दिखती नहीं है, उसका फ़ोकस सिंगल रहता है। तो अगर 18 साल की उम्र में कोई भी लड़का हो या लड़की हो, अगर इस डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को चुनता है, तो अगले एक देखो कि 24-25 साल में तो वो इतना पैसा यहाँ से बना सकता है कि उसको पूरी लाइफ में कभी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक स्वतंत्रता के साथ काम करने की आज़ादी उसको यहाँ पे मिलती है। करियर चुनने की आज़ादी यहाँ पे मिलती है। और उस समय जो 18 साल की उम्र होती है, इस समय एक लड़का हो या लड़की हो, वो खुद ये चाहता है कि मैं पॉकेट मनी घर से ना लूँ।
तो उस समय उसको ये भी चीज़ मिल जाएगी कि उसको पॉकेट मनी यहाँ से मिल जाएगी, वो अपना खुद का खर्च वो यहाँ से उठा सकता है डायरेक्ट सेलिंग से। तो सारी चीज़ें हैं, टाइम भी है, अपने अनुसार काम करने का यहाँ पर आपको मौका मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको पॉकेट मनी आसानी से मिल जाती है अगर आप काम करते हैं तो, और करियर चुनने का आपको मौका मिलता है। तो मेरी नज़र में तो ये है कि इस समय अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस मिल जाए तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। मेरे को मिला था, लेकिन उस समय समझ नहीं थी, मैं पकड़ नहीं पाया, उसके बाद में फिर 2018 में पकड़ा इसको। तो मेरे कहीं न को भी कहीं ऐसा 18 लगे, साल की उम्र में जिसको मिल जाए इसको करना चाहिए। बिल्कुल। जी। मेरे को ऐसा लगता है कि 18 साल की एज में शुरू करना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो गलतियाँ अगर 3-4 साल बंदा कर भी लेगा, टीम टूट जाएगी, वो कोई मैटर ही नहीं है। आप सोचो जो 18 साल में शुरू कर रहा है, जब वो 28 साल का होगा, मतलब क्या कर देगा इस इंडस्ट्री में? अगर वो सीरियस होकर कोई कर इस रहा समय हाँ, इस समय क्या होता है सर कि 18 साल की उम्र में मान लो वो 18 साल किया, 19 साल किया, 20 साल किया, 3 साल कर लिया और उसको मान लो पैसा कम भी आया, तो उसको ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसको भी घर से पॉकेट मनी मिलती है, घर से खर्च मिलता है। तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती मीटिंग्स है? लेने में, ट्रेनिंग लेने में या बिज़नेस को आगे बिल्डअप करने में, उसको ज़्यादा समस्या नहीं आती। लेकिन जब वो एक ज़िम्मेदारी पे आ जाता है, उसका परिवार हो जाता है, बीवी हो जाती है, बच्चे हो जाता है, तब फिर माँ-बाप बोलते हैं कि भाई तेरी शादी कर दी हमने, अब तेरे बीवी बच्चे हो गए, अब तू खुद देख, खुद कमा, इतना बड़ा हो गया। तो फिर ज़िम्मेदारी खुद की आ जाती है ना, तो फिर वहाँ पे वो सोचता है कि पहले मैं इनका जुगाड़ करूँ, फिर मैं डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस करूँगा। तो वहाँ पे थोड़ा-सा मुश्किल सा रहता है। मतलब बेस्ट है जिसने 18 साल की एज में शुरू कर लिया ये बिज़नेस सही तरीके से, सही कंपनी उसको मिल गई, वो उसकी ज़िंदगी सफल है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वो सीख बहुत कुछ सा जाएगा। बिल्कुल। कॉलेज और स्कूल हुँ, में इतनी चीज़ें नहीं सीखता जितना बंदा फील्ड में जाकर डायरेक्ट सेलिंग में सीखता है ना? और अगर मैं बिल्कुल, वही बिल्कुल। कह रहा था कि 2-3 साल अगर वो खराब भी हो जाए 18 से लेकर इतना पैसा तो उसको बनना शुरू हो जाएगा, साइड से इनकम आनी शुरू हो जाएगी। फिर अगले 3-4 साल में और बिल्ड करेगा आसानी से, मतलब सीख-सीख कर वो बिल्ड करेगा, उसको प्रेशर नहीं रहेगा माइंड पे। जैसे आपने कहा ना कि नहीं, बिल्कुल, अगर बिल्कुल। शादी हो जाएगी तो और बोझ बढ़ जाएगा, फिर बंदे का दिमाग काम नहीं करता है, बिल्कुल। हुँ, तो 18 साल जिनकी अभी एज है तो आप वेट मत करिए, शुरू कर लीजिए, अभी टाइम है। जब आप 7 साल, 8 साल बिता दोगे इस इंडस्ट्री में, तो आप लाखों में खेलोगे। क्योंकि अभी अभी सोशल मीडिया का ज़माना और तेज़ी से होने लग गया ना काम। और सोशल मीडिया पर थोड़ा-सा ये भी है कि सोशल मीडिया ने काम खराब भी किया है। जैसे वो आपने कहा था ना कि फील्ड में नहीं लोग जाते। उनको पता ही नहीं, अंदर का वो चीज़ नहीं पता कि वो कैसे सीखनी है ना, बस वैसे ही डुप्लीकेट हो रहे हैं कि बैठ के ही करना है काम। फील्ड में जाना ही बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है धर्मेंद्र जी? कि ऑफलाइन डायरेक्ट जो नया पर्सन है, जैसे हम देखते हैं ना कि यूथ बेसिकली क्या है ना, वो समझ ही नहीं पाता। ऑनलाइन में उसको ऐसा लगता है कि छोटा-सा बिज़नेस है ये, नॉर्मल सा, बस पैसे कमाने हैं, साइड में बन जाए 10,000 बन जाए, 20,000 बन जाए। फील्ड में वो काम नहीं करता। जो बंदा फील्ड में नहीं जा रहा, क्या लगता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो इसमें क्या है, ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे अपन बोलते हैं कि भाई इस बिज़नेस को सीख के करना चाहिए, ये अच्छी बात है। वो सीखते हैं और सीख कर के सिखाने लग जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि मैं सीखूँगा, सिखाऊँगा और पैसे कमाने लग जाऊँगा। लेकिन एक चीज़ छूट गई, सीखा आपने, सीखा है, अच्छी बात है और आपको पैसे कमाने का सोच है। लेकिन बीच में है करना, काम करना, वो करना कौन करेगा काम? मतलब आपको जो काम करना है एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग में वो कौन करेगा? मतलब प्लान दिखाना, फ़ॉलो अप करना, एफआईएम करना, ट्रेनिंग लेना, मीटिंग में जाना, वो कौन करेगा? और जब आप सोशल मीडिया से बिज़नेस करते हैं, तो सोशल मीडिया से करिए आप, सोशल मीडिया से सिखाइए। लेकिन अगर आपकी टीम में मान लो कोई ऐसा व्यक्ति आता है, जो रिटायर्ड पर्सन है, अभी उसको सोशल मीडिया चलाना नहीं आता, फिर क्या करेंगे अपन? फिर तो फील्ड में जाना पड़ेगा ना। तो जब तक हम फील्ड में काम नहीं करेंगे, तब तक हमको ये पता कैसे चलेगा कि फील्ड में रिजेक्शन क्या आते हैं। अभी डायरेक्ट सेलिंग में मान लो मैंने वीडियो बना के डाल दिया और वीडियो बनाने के बाद में सामने वाले ने देखा और देखने के बाद में उसको समझ में आया, उसने कॉल करके मेरे से पूछा, मैंने प्लान बता दिया, प्रोडक्ट बता दिया और उसको ज्वाइन करा दिया। ये तो उसने सामने से पूछा है। लेकिन जब हम सामने किसी के पास में जाते हैं और वो जब हमको रिजेक्शन देता है, तब हमको असली खेल समझ में आता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस होता कैसे है। और ज़्यादातर लोग ये गलतियाँ करते हैं, वो फील्ड में जाते नहीं और जब तक आप फील्ड में नहीं जाएँगे, तब तक आपका एक्चुअल असली बिज़नेस होगा ही नहीं। क्योंकि ज़ूम, वीडियो कॉल कभी भी पर्सनल मीटिंग का हिस्सा नहीं ले सकता। आप मान लो पंजाब में बैठे हैं, मैं यहाँ पे आपको जयपुर में बैठा हूँ, तो हम बात कर रहे हैं, आपका फेस मेरे को दिख रहा है, मेरा फेस आपको दिख रहा है।
लेकिन क्या जो भावनाएँ हमारी है, जो मिलन है, वो मिलन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हमारा जो रिलेशन बिल्ड होगा वो कब होगा? जब हम आपस में मिलेंगे, आपस में एक दूसरे का सुख-दुःख बाँटेंगे। जो चीज़ें मेरे को बतानी चाहिए पर्सनल में, वो व्यक्ति आपको सोशल मीडिया पे या फ़ोन पे कभी नहीं बता पाएगा। तो जब तक आप फ़ील्ड में नहीं जाएँगे, आपका बिज़नेस एक्चुअल में बिल्ड नहीं हो पाएगा। तो ये फ़ील्ड में जाना चाहिए। सोशल मीडिया आप करो, लेकिन फ़ील्ड में भी साथ में जाओ। फील्ड में भी मैं जाओ। दोनों ही काम करता हूँ, सोशल मीडिया भी करता हूँ, फ़ील्ड भी रहता हूँ। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। एक्चुअली जी। फील्ड में जैसे हम सोशल मीडिया पर तो कर ही रहे हैं, जैसे मीटिंग्स होती हैं, कंपनी की ऑफलाइन मीटिंग्स होती हैं, हर शहर में हो रही है ना, कोशिश करो कि वहाँ पर मिलने की, टीम से कोशिश करो। चलो ऑनलाइन बिल्ड कर रहे हो, जब साथ में बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे बेनिफिट ही होगा। बिल्कुल, ग्रेट जी, ग्रेट। ऑनलाइन का भी है पर ऑफलाइन का इसलिए है क्योंकि वो प्रैक्टिकल नॉलेज तभी आएगी जब हम बात, बस जैसे आप बात करें, हम ऐसे बात कर रहे हैं, एक मैं सामने जाकर बात करूँगा, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बंदे कई लोगों से सोशल मीडिया पे बात कर लेंगे, सामने जाकर बात नहीं होती, है ना? वो फ़ियर है। वो फ़ियर तभी निकले जब फील्ड इसको में जाएँगे। हाँ, इसको मैं एक तरीके से और समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो मेरा लड़का है, मान लो किसी का भी लड़का है, अगर वो विदेश में जॉब करता है, तो वो बात तो डेली होती है, वीडियो कॉल भी होता है, बात सारी चीज़ें होती है। लेकिन जब वो घर आता है 2 साल, 3 साल बाद में जब वो घर आता है, तो माँ कैसे गले लगा के रोती है, पिताजी कैसे गले लगा के रोते हैं, बहन कैसे प्यार करती, स्नेह करती है। तो वो डेली जब वीडियो कॉल करता था, तब भी तो बात होती थी, तब भी चेहरा दिखता था। तो फिर वो 3 साल बाद में आया, तो वो कैसे प्यार आया? कैसे आँखों में आँसू भर आए? तो वो जब आप टीम के साथ में पर्सनली मिलते हैं फ़ील्ड में फिज़िकली और उनको फ़ील्ड में जाकर के आप सपोर्ट करते हैं, तो वो भावनाएँ व्यक्त करता है टीम वाला और उसकी असली परेशानी वहाँ पे व्यक्त हो जाती है और वो आपको प्यार करता है, लव करता है। तो वो फ़ील्ड में जाना ज़रूरी है हमको। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ग्रेट। अभी मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर जो लोग कोट पैंट पहनते हैं ना, है ना? उस पर मीम बहुत ज़्यादा बनते हैं। मीम बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो हमें क्या कोट पैंट पहनना चाहिए? अगर पहनना चाहिए, तो किस-किस मतलब ओकेज़न पर हमें इसको पहनना चाहिए? चलिए, तो इसको क्या है ऐसे समझाता हूँ मैं। देखो जितने भी मार्केटिंग का काम करते हैं, जो सेल्स सेल्स के फील्ड में है या इंश्योरेंस के फील्ड में है या बैंक सेक्टर के लोग हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जो मार्केट में जाते हैं और लोगों को कोई ना कोई चीज़ बताते हैं या समझाते हैं। आप एक चीज़ देखिएगा सेल्समैन कभी भी कोट पैंट पहन के नहीं जाता या जो इंश्योरेंस वाला बंदा है वो कभी भी कोट पैंट पहन के नहीं जाता। बैंक कर्मचारी कभी भी कोट पैंट पहन के नहीं जाता। क्या वो उनका प्रोफ़ेशन नहीं है? क्या वो लोग काम नहीं करते? या उनको कोट पैंट पहनना पसंद नहीं है? कोट पैंट पहनना एक्चुअल में सबको पसंद है। लेकिन आप ये देखो कि आप किस जगह पे खड़े हैं और आपको कब कोट पैंट पहनना चाहिए। जब सेल्स के धंधे में या हम किसी से पर्सनली मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं तो हमें साफ-सुथरी ड्रेस होनी चाहिए, फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, बाल हमारे अच्छे बने हो, शेविंग हो या आप अगर दाढ़ी रखते हैं, तो आपके बाल बड़े-बड़े नहीं हो मतलब उसको सेट करके रखें। बस एक नॉर्मल शूज़ हो आपके, जो कि आपकी फॉर्मल ड्रेस को एक पहना पहना हुआ दिखाता हो। आपको एक लुक दे कि हाँ, ये एक प्रोफ़ेशनल व्यक्ति है और आपकी वो बात सुन ले। अगर आप जीन्स पहन के जाते हैं, चप्पल पहन के जाते हैं, तो वो वहाँ पे नहीं सुनता है। लेकिन रही बात कोट पैंट की, तो एक्चुअल में क्या है कुछ कंपनियों ने ऐसी थॉट बनाई है लोगों के अंदर कि नहीं वो आपको मार्केट में भी जाना है, नहीं वो ये बिज़नेस का क्या बोलते हैं ड्रेस है, आपको कोट पैंट में रहना चाहिए। आप देखो पुलिस वाले का ड्रेस अलग है, एडवोकेट का ड्रेस अलग है। ऐसे समझा-समझा के ना लोगों के दिमाग में ऐसा सिचुएशन पैदा कर दिया कि वो आदमी बाइक पे बैठा है, बाइक पे बैठ के कोट पैंट पहन के जा रहा है, उसका पसीना टपक रहा है, पूरा कोट पे ऐसे टीला लग रहा है और वो जाकर के समझा रहा है कि मैं तेरा ज़िंदगी बदल दूँगा। है ना? मतलब मुझे एक बात आती है मैं जब शुरुआत किया था 2014 के अंदर, तो हमारे एक साथी थे, तो उनको मैं एक जगह लेके गया था। तो वो कोट पैंट पहन के आए थे और उनका पसीने में लथपथ हो रहे, वो वहाँ पे पंखा नहीं चल रहा, उनका पूरा यहाँ पसीने में वो टपक रहे हैं और उसमें क्या बोलते हैं सफ़ेद-सफ़ेद वो जो बोलते हैं एक गर्मी के अंदर पसीने से वो हो जाता है सफ़ेद-सफ़ेद, वो हो गया उसमें, क्योंकि वो ब्लू कलर का था। तो मैं थोड़ा-सा ये आया, फिर मैंने पूछा सर ये ऐसे मत आया करो क्योंकि लोग देखेंगे, अरे सर ये मोटिवेशन है, देखो मैं इतने पसीने में भी काम कर रहा हूँ और देखो ये क्या बोलते हैं इंस्पायर होगा वो सामने वाला। ठीक है, अब अपने को नॉलेज नहीं है तो क्या बोल सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जैसे आप घर में रहते हैं,
या आप कोई भी सेल्स के फील्ड में काम करते हैं तो नॉर्मल आपको रहना चाहिए। डुप्लीकेशन जो चीज़ हो सके वो आपको काम करना है। मान लो कोई भी व्यक्ति मेरे को प्लान दिखाने के लिए आया, वो कोट पैंट पहन के आया, तो मेरे दिमाग में क्या जाएगा सर कि मेरे को भी कोट पैंट पहनना पड़ेगा और कोट पैंट पहन के मेरे को जाना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास तो बाइक ही नहीं है, मैं तो साइकिल से बिजनेस शुरुआत किया था, तो अभी साइकिल में कोट पैंट पहन के जाऊँ तो कैसा लगेगा? ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा बाइक में भी अगर पहन के जाऊँ तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जब आपका एक लेवल हो जाए आपका और आपकी टीम बड़ी हो जाए और आप बिजनेस मीटिंग में जा रहे हो, तब फिर आप कोट पैंट पहन के जाओ, आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई भी आपकी मीम्स नहीं बनाएगा। लेकिन अगर आप फील्ड में जा रहे हैं, बाइक में हैं, तो मीम्स तो बनेंगे साहब। ये काम आपको नहीं करना है। आप सादा रहो, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, है ना? ये कितना अच्छा लग रहा है ना, सफ़ेद शर्ट है ना, फॉर्मल है, प्रेस हो रखा है, साफ सुथरी, बस इतना सा पहनो। सामने वाले को आपको देख करके इतना सा समझ में आ जाए कि ये व्यक्ति प्रोफेशनल है और इसका बात मेरे को सुनना चाहिए, बस इतना समझ में आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसी हम देखें ये ना, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर है जो है वो यूथ ही है। आज कपड़ा पहनना जब हम देखें, आज बहुत कुछ चेंज हो चुका है पहले के ज़माने से। जो 10 साल पहले लोग पहनते थे, आज बहुत कुछ चेंज हो चुका है। जब आप 10 साल पुरानी, जब 15 साल पुरानी जो रीत अपनाते हैं ना, तो वो जो नया पर्सन है, जो नया यूथ है, वो रिलेट नहीं कर पाता। उसको वही लगता है कि ये जोकरों वाला काम है ना। तो जैसे आपने कहा कि जिस एक्चुअल ओकेज़न देखो कि आपको कोई मीटिंग, एक्चुअल में मीटिंग है, वहाँ पर एसी लगा हुआ, तब आप कोट पैंट पहन के जाओ। वैसी लोकेशन का भी आप ध्यान रख, अगर सर्दी है तो वैसे तो कोट पैंट पहन ही सकते हो बड़ी मीटिंग में, है ना? और नॉर्मली कि आप घर से भी निकल रहे हो तब भी कोट पैंट पहन रहे हो, दैट्स रॉन्ग। मैंने ऐसी एक वीडियो बनाई थी कोट पैंट के रिलेटेड ही, धर्मेंद्र जी, तो वो एक पर्सन का आया कि बिल गेट्स जी भी तो कोट पहन के रहते हैं, अंबानी जी तो कोट पैंट पहन के रखते हैं, तो हम भी एक बिजनेसमैन फील होता है, जैसे आपने कहा। गलत धारणा बैठा दी, वही डुप्लीकेशन हो रही है, नीचे डुप्लीकेशन वैसी हो रही है। दरख्त के नीचे आपने बहुत सारी वीडियो देखे, पेड़ के नीचे खड़े हैं सभी कोट पैंट, पूरी गर्मी है, बातें कर रहे हैं, है ना? और पैंट जो है वो ऊपर उठी हुई है, मतलब घुटनों तक आ रही है ना। वो डर लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं इस इंडस्ट्री का, है ना। तो सभी को लग गया पता कि कोई बड़ी मीटिंग है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन है, वहां पर आप पहने। ऐसे नहीं कि आप प्लान दिखाने जा रहे हैं गर्मी में, आप कोट पैंट पहन के जा रहे हैं, तो आप समझेगा नहीं, वो आपको रिलेट इसको नहीं कर इसको पाएगा। अ, और फ्यूचर में पता है कि यूथ है। तो अभी मेरा इसको एक इसको सर मानवेंद्र, ऐसे एक दूल्हा होता है और दूल्हा जब शेरवानी पहन के घोड़ी पे बैठता है, शादी करने जाता है, तो दूल्हे को तो पहनना चाहिए, वो दूल्हा लगना चाहिए। तो जिस दिन से उसका मान लो सगाई होता है, एंगेजमेंट होता है, उस दिन से उसको शेरवानी पहन के चालू कर देना चाहिए, कि घूमना चाहिए इधर उधर। वो क्यों नहीं घूमता? अगर वो घूमेगा तो कैसा लगेगा उसको? उसको खुद को अजीब लगेगा कि यार ठीक है, वो आप बारात लेकर के जा रहे हैं, जब आप घोड़ी पे बैठ, तो शेरवानी उसी समय अच्छी लगती है। तो जब आप कोई भी बिजनेसमैन को देखते हैं ना, तो वो मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर ही प्रोफेशनल ड्रेस में बाकी बाकी सब जगह वो फॉर्मल ड्रेस में रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं। कोई भी उनको देख करके आएगा कि ये बड़े इंडस्ट्री का मालिक है ना, नॉर्मल है, तो नॉर्मल रहना चाहिए, ताकि एक छोटा आदमी, जो नया व्यक्ति आया, छोटा, सॉरी मैंने थोड़ा सा शब्द अलग यूज किया है, जो व्यक्ति, जो साधारण व्यक्ति, जो आज जो है बिजनेस, वो साथ में आपको रिले पाए, आपके साथ में हाथ मिला पाए, बैठ पाए। अभी आप पेन पहन के घूम रहे हैं, वो अरे ये तो साहब है, ये तो बड़े व्यक्ति है, मैं कैसे हाथ मिलाऊं, कैसे हाथ मिलाऊं, कैसे बात करूं, तो वो खुद डरता है, तो वो आपके साथ रिलेट ही नहीं कर पाएगा। आप कैसे उसके साथ बिजनेस करेंगे? हाँ, वैसे भी हम अगर फेसबुक के मालिक की भी बात करें, बड़े-बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी बात करें, वो कभी भी ऐसे नहीं दिखेंगे आपको, नॉर्मल ड्रेस में हमसे भी वो रहते हैं ना, फॉर्मल रहते हैं, बिल्कुल नॉर्मल। बेसिकली भी ऐसा लगेगा नहीं कि ये बिजनेसमैन है। आप अपने आस-पास के जो भी बड़े शहर है, वहाँ के जो अमीर लोग हैं, किसी ना किसी फील्ड, उसको भी देख लो, आप नॉर्मल रहेंगे, कोई हर जगह वो कोट पैंट नहीं पहनेंगे, बिल्कुल। तो अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि लोग जल्दी गिव अप क्यों कर देते हैं? आते हैं ना कि महीने में छोड़ दिया, 2 महीने में छोड़ दिया, 3 महीने में छोड़ दिया। गिव अप क्यों कर देते हैं इस इंडस्ट्री को? देखो, डायरेक्ट सेलिंग को लोग क्यों छोड़ते हैं, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो क्या है, अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है, और जो लोग डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखाते हैं एक्चुअल में कंपनी का, वो गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या है, ये आ जाओ, आप ज्वाइन कर लो, 2 लोगों को ज्वाइन करा दो और फिर आपको कुछ नहीं करना है। तो ये ही प्रेजेंटेशन गलत है। तो सबसे पहले तो इसके लिए, अगर हमको ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट सेलिंग छोड़ने से रोकना है,
तो हमें प्रेजेंटेशन देने का सुधार करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, जो ज्वाइन कर रहा है उसको अपेक्षा ऐसी रहती है कि मैंने ज्वाइन कर लिया, मैं 2 लोगों को ज्वाइन कराऊँगा और बन गया करोड़पति। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि करोड़पति ऐसे नहीं बनते, मेहनत करनी पड़ती है। जब एक चीज़ बताओ, 50,000 की नौकरी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो आपको यहाँ पर क्यों नहीं मेहनत करनी पड़ेगी? फ्री में नहीं मिलता है, बिना मेहनत के नहीं मिलता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये अपेक्षा ही नहीं रखनी, रातों रात करोड़पति बनने के सपने नहीं देखना, क्योंकि ये बताया भी ऐसे जाता है, आप कुछ भी मत करो, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी आई है जिन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया है, तो ये नहीं करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि पारिवारिक माहौल उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे मेरे भी परिवार में मेरे भाई ने, मेरे बहन ने, मेरे माता-पिता ने मेरे को रोका, मेरे परिवार वालों ने मेरे को ऐसे-ऐसे शब्दों से नवाजा। मैं नवाज़े बोलता हूँ उसको, कि तू आवारा है, तू घूमता रहता है, कमाता-धमाता कुछ नहीं है। तो अभी आवारा शब्द किसके लिए होता है? आप समझो, कामचोर या फोकट का रोटी तोड़ने वाला, ऐसे शब्दों से जब नवाजते हैं कोई, तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ठीक है, वो स्थिति परिस्थिति थी, समय था, गुजर गया। तो ये सिचुएशन आता है। हो सकता है मेरा अलग आया, आपका अलग आएगा, आपको परिवार अलग तरीके से रोक सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तीसरी चीज़ है समझ और एजुकेशन। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोगों को एजुकेशन नहीं है, समझ नहीं है। लेकिन आज धन्यवाद करता हूँ मैं गवर्नमेंट का, कि उन्होंने इसका लॉ बनाया, रूल्स बनाए, रेगुलेशन बनाए, और सलोनी यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर है उनका, कि उन्होंने इसके डिप्लोमा बनाया, जिससे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोग पढ़ाई कर सके, डिप्लोमा ले सके, उसकी पीएचडी कर सके, और लोग उस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जान करके उसमें बिज़नेस को कर सके। इसके अलावा चौथी चीज़ क्या है कि जब व्यक्ति बिज़नेस शुरू करता है, जैसे मान लो मैंने शुरू किया, अब मैंने शुरू किया तो मैं क्या आशा लगा के आता हूँ कि यार यहाँ से मैं जल्दी-जल्दी पैसा कमा लूँगा। तो अभी शुरुआत में मेरे को नॉलेज नहीं है, ठीक है ना? मेरे को बताना नहीं आता, लोग मेरे को जानते नहीं है, मैंने कुछ कमाया नहीं है तो विश्वास नहीं करते। तो अभी मैं कहीं भी फील्ड में जाता हूँ तो मेरे को पैसा नहीं आता है। और मीटिंग ट्रेनिंग हमारी जो कंपनी की होती है वो हमेशा होती रहती है। तो ऐसे में अगर हम लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में इनवाइट करते हैं, तो उसको ये लगता है कि यार मैं पैसा दिए जा रहा हूँ, मतलब 200 रुपये कभी, 500 रुपये कभी। अब ट्रेनिंग तो फ्री हो नहीं सकती भाई, कम से कम इतना तो चार्ज देना पड़ता है ना होटल बिल्कुल। का, इनका तो वो फ्री नहीं होती ट्रेनिंग। तो वो उसको भारी लगता है, और उसको ये लगता है कि मैं गलत जगह फंस गया, मेरा पैसा जो है फालतू में खर्च हो रहा है। और वो ये समझ करके उस बिज़नेस को क्विट कर जाता है कि यहाँ पे इनकम नहीं आती, यहाँ पे सिर्फ खर्चा होता है। बार-बार कई बार जैसे प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है, कोई अच्छा प्रोडक्ट आ गया तो वो उसको थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है। तो ये इसकी वजह से भी लोग छोड़ जाते हैं, मैं जो जहाँ तक समझता हूँ। ग्रेट। थैंक यू जी, थैंक यू। मुझे लगता है कि ऐसा था, मुझे भी था कि आपकी बातें सुनते जाएँ, बट अभी समय इजाज़त नहीं देता। और मैं कमेंट्स में ही पूछूँगा, जो भी ये पॉडकास्ट देखें, देखो मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरे पास अभी ऐड ऑन हुई हैं, और ऑडियंस भी चाहती होगी धर्मेंद्र जी आपको दोबारा सुनना। अगर वो कमेंट्स करते हैं कि आपको दोबारा पॉडकास्ट किया जाए, तो इन द फ्यूचर हम दोबारा पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। आप ऑडियंस को आप बहुत सारी चीज़ें अभी दे सकते हैं, क्योंकि कुछ ही आज हमने कुछ ही मुझे लगता है 3-4% ही डिस्कस किया है, चीज़ें बताने वाली बहुत हैं। इन द थैंक यू सर। यस। नहीं, आपने बहुत अच्छा और मेरे को मौका दिया, और आपने आगे से मेरे को मौका दिया, इसकी मुझे बड़ी खुशी है ना? क्योंकि जो आपने मुझे ढूँढा, और ढूँढ करके मेरी जो, हाँ, यस, मेरी जो अंदर की जो काबिलियत है उसको पहचाना, और उसको पहचान करके आपने मेरे को मौका दिया। यस। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा इन फ्यूचर जो भी हम कोई डेट दोबारा करेंगे सेट, और फिर नए पॉडकास्ट में आपको बुलाएँगे, और बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है, आपकी बातों से पता चल रहा है कि ऑडियंस को फ़ायदा होने वाला उस चीज़ का, और वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच धर्मेंद्र जी। बहुत कुछ सीखने को मिला, ट्रस्ट मी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और कुछ नई चीज़ें हैं जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट की है, उनमें भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी, बट ये वाला जो पॉडकास्ट रहा है ना, बहुत चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं, और वो चीज़ें ऑडियंस के काम आने वाली हैं। तो थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन। आप इस पॉडकास्ट को अगर यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसका मतलब आपने पूरा देख लिया है। तो आप इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ, अपनी टीम्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सभी के साथ शेयर करें, तो उनकी आँखें खुलेंगी इस इंडस्ट्री को लेके। थैंक यू जी, थैंक यू धर्मेंद्र जी। थैंक यू सो
मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा, मैं लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया मैं इस चैनल को देख रहा हूँ और शुरू-शुरू में मेरे को लगा था कि यार ये ऐसे ही कुछ वीडियो बनाते होंगे कॉमेडी। लेकिन जब लगातार उसको देखा, तो मेरे को समझ में आया कि ये कॉमेडी नहीं है, ये रियल जो डायरेक्ट सेलिंग के एथिक्स नियम है ना, उसके अनुसार ये वीडियो बना रहे हैं कि रियल में डायरेक्ट सेलिंग कैसे करना चाहिए। तो मैं लगातार इनके वीडियो देखता रहता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है कमेंट कर देता हूँ, जो अच्छा नहीं लगता तो नहीं करता हूँ कमेंट, है ना? तो काफ़ी सारे कमेंट किए मैंने, तो उसी कमेंट के आधार पे सर ने मेरे को इसमें मौका दिया है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि इस चैनल को आप देखिए, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर रियल डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज मिलेगी और वो भी कैसे साधारण शब्दों में। देखो क्या है, बड़े लीडर बनने के बाद में कुछ भी बोलते हैं ना उसको लोग मानते हैं, लेकिन एक नया व्यक्ति आकर के नई तरीके से नई भाषा में समझाता है, जो हमको समझ में आती है, वो मैं कहता हूँ ये सरा एंटरप्रेन्योर जो चैनल है वो अच्छे से समझा पाते हैं रियल शब्दों में अगर मैं बात करूँ तो। तो इस चैनल के वीडियो को आप ज़रूर देखें, इनको फॉलो करें और कंटिन्यू इनके साथ में बने रहें। थैंक यू सो मच। यस, थैंक थैंक यू सो यू, मच। थैंक यू, थैंक यू।